बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड उसका सेकंड लेक्चर जो है ना इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं आपके साथ ना 3-4 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है कि आपने ना फिजिकल स्टेट्स को देखना है। फिजिकल स्टेट्स को दो बातें आपने ध्यान में रखनी है कि C1 to C3 आई मीन फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां में जो बात कर रहा हूं ना मैं एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना है। एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो पहले 3 है आई मीन फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ना 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 मैंने आज इनको ना आईओपिकली पढ़ना है। मैं फॉर्मिक एसिड को मेथानोइक एसिड, एस्टिक एसिड को एथानोइक एसिड और प्रोपायोनिक एसिड को प्रोपानोइक एसिड बोलूंगा। तो ये जो फर्स्ट 3 एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनके बारे में याद रखना कि दीज आर कलरलेस लिक्विड्स। रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं। कलरलेस लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल यानी तेज चुभन वाली बू। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना, याद रखना चाहते हैं, तो इसमें C2 वाला आई मीन एथानोइक एसिड, एस्टिक एसिड, विनीगर, सिरका, कभी सिरके को आपने स्मेल आउट किया है? उसकी जो स्मेल है वो तेज चुभन वाली, तेज पंजेंट स्मेल है। तो वो जो सिरका है दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड, वो इस कैटेगरी में आता है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो आपके पास C4 से लेकर C6 तक यानी नेक्स्ट 3 ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ब्यूटारिक, वैलेरिक, कैप्रोइक। these are also colorless liquids with unpleasant smell यानी बदबू, ना खुशगवार खुशबू, बदबू, जो बदबू रखते हैं, अनप्लेजेंट। अच्छा, इसको याद कैसे करें? इसमें ये C4 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटाइरिक, जिसे मैंने ब्यूटानोइक एसिड भी कहा, ये पाया जाता है बटर में। ये जो रेंसिडिटी ऑफ बटर है यानी जब मक्खन खराब हो जाता है उससे गंदी बो आती है, दैट इज ड्यू टू ब्यूटाइरिक एसिड। तो ये आपने ये दो बातें याद रखनी। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं। स्टूडेंट, मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी में 2-3 बातें आपने याद रखनी। सॉल्युबिलिटी में पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन मैं लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं C1 to C4 की, यहां तक। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटानोइक, हेक्सानोइक एंड सो ऑन, दे आर लेस और इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे जैसे अल्काइल चेन उसकी लेंथ बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि अल्काइल चेन की लेंथ बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कम होती जाती है और यूज सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मैं मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात याद रखो, मैं कहूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलेकुलर मैस, increases with increasing molecular mass। मतलब फॉर्मिक एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और आगे मैं फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं। फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड। मेथानोइक एसिड, ये एथानोइक एसिड CH3COOH, ये प्रोपानोइक एसिड C2H5COOH, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं। फॉर्मिक एसिड, मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वही है जो वाटर का है, वाटर का है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉइक एसिड का, इसका 141 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। और दूसरी बात एक और याद रखनी है, और वो क्या कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा है। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह। मैं यहां पे ना आपको एंटीटेस्ट के लिहाज से एक पॉइंट बताता चलूं। मैं लेता हूं अल्केन्स, अल्केन्स, मैं लेता हूं ईथर्स, ईथर्स, मैं लेता हूं अल्कोहल्स, मैं लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं इन चार की बात करता हूं। मैं इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताता हूं। इन चारों में जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है, उसके बाद अल्कोहल्स का है, अल्कोहल के बाद ईथर्स है, और इनमें सबसे जो कम बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कीन्स का है। आपको याद रखना है ये अक्सर क्वेश्चन ना पूछा, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है। मैंने 4 क्लासेस में आपके साथ शेयर कर दिया, और भी हैं आपके पास, एल्डिहाइड कीटोन है, अदर बहुत सारे, मैंने सिर्फ 4 को ताकि आपको याद रहे। आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल। आप यहां पे एस्टिक एसिड ले लो, एथेनोइक एसिड ये वाला, यहां पे एथेनॉल ले लो, यहां पे डाइमिथाइल ईथर ले लो, यहां पे आप ईथेन ले लो। अगर आप इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, चारों का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो सबसे ज्यादा एस्टिक एसिड का होगा 118। ये जो आपने एथेनॉल लिया, जो आपने अल्कोहल लिया, उसका 78.3 के करीब है, 118 70। और ये जो आपने डाइमिथाइल ईथर लिया वो तो गैस है, -24 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर आप इथेन लेते हैं उसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। रीजन बहुत सिंपल है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है दिस टर्म इज यूज्ड फॉर लिक्विड, ये लिक्विड के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। और याद रखना बॉइलिंग पॉइंट मेन डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड में ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बाकी सबके मुकाबले में ज्यादा है। ये जितनी मैंने गुफ्तगू की है ना, ऑल दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। बेटा जी ये एक ना दिलचस्प बात होगी, मेल्टिंग पॉइंट्स। मैंने इसको पूरा रियल अल्फा लिखा और मेरा टारगेट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जरा गौर से, एंटीटेस यहां अपनी पीक पे है, इंतहा पे है, चीजों को समझना है। अच्छा मैं कहता हूं ना अक्सर व्हेन देयर इज एक्सेप्शन देयर इज एमसीक्यू, ये मेरे अल्फाज है, व्हेन देयर इज एक्सेप्शन देयर इज एमसीक्यू। अब सुनना, मैं ना पहले गुफ्तगू करता हूं, पहले मैं एक ट्रेंड लिखता हूं, फिर हम उसके बारे में ना मैं पहले फैक्ट्स जो है ना वो आपके सामने, डाटा आपके साथ शेयर करता हूं, और फिर मैं उस डाटा की बेस पे हम उसके लॉजिक और रीजन उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे पास है सबसे पहले मेरे पास है CH3COOH एस्टिक एसिड, उसके बाद मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड, मैं C2H5, मैं इसको मजीद शॉर्ट करता हूं, चलें C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड, C3H7COOH ब्यूटानोइक एसिड, C4H9COOH। अच्छा ये मैंने ना 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके सामने लिखे। मैं कार्बन एटम की बात करूंगा, इसमें ना 1 और 1 2 कार्बन, इसमें 2 और 1 3 कार्बन, इसमें 3 और 1 4 कार्बन, और इसमें 4 और 1 5 कार्बन। ये 5 कार्बन, इसका मतलब है कि जब आप यू मूव कर रहे हैं ना तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। इसमें 2 3 4 5, मैं आपको इनके नाम मेल्टिंग पॉइंट, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इट शुड बी केप्ट इन माइंड। पहली बात है अरेंज करो दिमाग में चीजें, अरेंज करो। मेल्टिंग पॉइंट की टर्म इस्तेमाल होती है सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए। मेल्टिंग पॉइंट ना 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, बुनियादी तौर पर 2 चीजें। हकीकत में तो वो एक ही है ना, हम उसको 2 हिस्सों में समझाने के लिए ऐसे ना क्या क्या, एक तो बात है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। इट्स ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बॉइलिंग पॉइंट में स्ट्रेंथ ऑफ, और दूसरा दैट इज द स्ट्रक्चर। आई मीन ये मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का है, और सॉलिड में पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो बहुत मैटर करती है मेल्टिंग पॉइंट को। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स
in solid, that is the main factor which decide the melting point of a substance. अब इसमें देखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसका मेल्टिंग पॉइंट ये -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, बल्कि सॉरी -22 डिग्री सेंटीग्रेड है. माइनस बहुत कम हो गया, ये -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ज्यादा है, ये -36 डिग्री सेंटीग्रेड है. अच्छा, कोई तरतीब ही कोई नहीं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, लेकिन क्या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है? ज्यादा, कम, ज्यादा, बहुत कम. इसका मतलब क्या? पहली बात क्या हुई कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दैट इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, दैट चेंजेस इर्रेगुलरली विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मास. यानी मैं पहली बात क्या आपको देगा, ये वेरीज चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरीज इर्रेगुलरली. लेकिन एक बात जरा नोट करना, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन इवन, इसमें 4 कार्बन है इवन, ये 3 है ऑड, ये 5 है ऑड. अब जिनमें इवन नंबर कार्बन एटम है, 2 हैं 4 हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑड. यानी मैंने क्या बात की, मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या दिया कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास इवन कार्बन एटम्स हैं, इवन 2, 4, 6, 8, 10, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ये 2 बातें वेरी वन. ये हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, वो मैंने आपको लॉजिक दिया है, ये वाली बात. अब जरा ना मैं आपको एक ना रफ से स्केच बना के दूं. मेरे पास ना ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 3 कार्बन हैं, 1, 2, 3, ये 3 कार्बन. एक और सावधान है, मैंने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात तो करनी है ना, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात. एक मॉलिक्यूल ये 3 कार्बन वाला, ये C1, ये C2, ये C3, मैं वो COO को छोड़, अब एक और ले लो, ये 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, C1, C2, C3. अच्छा, अब आ जाओ दूसरा केस. दूसरा केस क्या है? जिनमें 4 कार्बन है, जिनमें 4, या चलो 2 वाला, 4 वाला ले ले. आपके पास 1, 2, 3, 4. अब 1, 2, 3, 4, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के जिनमें इवन नंबर कार्बन है. ये मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है. ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मेरे अल्फाज पे गौर करना, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इनमें कॉम्पैक्ट पैकिंग है. 2 अल्फाज सिर्फ आपको दे गया. क्या मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स. और दूसरी बात क्या की है, इनमें कॉम्पैक्ट पैकिंग है, कॉम्पैक्ट पैकिंग. और कॉम्पैक्ट पैकिंग की वजह से ये देखो बिल्कुल करीब है. इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस. और इसमें द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, इसमें कॉम्पैक्ट नहीं, लूज पैकिंग. और लूज पैकिंग की वजह से मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस. अब ये बातें आपने खुद याद करनी है स्टूडेंट. ये मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की. दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. हम आगे बढ़ते एक और पॉइंट. मेरे पास ना एक आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू है. एमसीक्यू, जरा एमसीक्यू को सुनिएगा. एमसीक्यू के मुख्तलिफ अंदाज उसको देखिएगा. एमसीक्यू आपके पास है बेटा जी. एमसीक्यू है कि कार्बोक्सिलिक एसिड exist as cyclic dimer in solution with option A benzene, option B alcohol, option C water, option D all of these. अब मैं आपको ना एक्सप्लेनेशन देता हूं. एक्सप्लेनेशन जो है ना, एक्सप्लेनेशन उसको जरा समझिएगा, उसमें मैं आंसर भी दे जाऊंगा. मैं जो आपको चीज पढ़ा रहा हूं ना इस एमसीक्यू अंदर, वो लफ्ज है डाइमेराइजेशन
ऑफ कार्बोक्सिक एसिड। ये लफ्ज क्या है, डाइमराइजेशन, इसको जरा सुनना। हम कहते हैं कि जब आपके पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा जी। दिस में बी बेंजीन, इट मे बी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट मे बी ईथर्स, वो भी नॉन पोलर होते हैं, एंड सो ऑन, इसमें से कोई एक होगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप कार्बोक्सिक एसिड को ऐड करते हैं, एसिटिक एसिड ले लें जिसे आप एथानोइक एसिड ले रहे हैं, CH3COOH एथानोइक एसिड, इसको आप ऐड करेंगे ना, तो इसके अंदर वो जो कार्बोक्सिक एसिड है वो डाइमर की सूरत में पाया जाएगा। ये लफ्ज डाइमर क्या है? अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे ना, उसमें डाइमराइजेशन नहीं होनी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमराइजेशन होती। अच्छा, डाइमर क्या है? एक लफ्ज होता है मोनोमर, एक लफ्ज होता है डाइमर, एक होता है ट्राइमर, एक होता है टेट्रामर, एक होता है पोलीमर। मर मोनोमर, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पोली सेवरल मैनी। मेरोस से, मेरोस मीन यूनिट, मोनोमर सिंगल यूनिट, दिस वन इज अ मोनोमर, कार्बोक्सिक एसिड, एसिटिक एसिड, एथानोइक एसिड, मोनोमर। लेकिन अगर दो एसिटिक एसिड आपस में मिल जाएं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन यू हैव द डाइमर। और अगर तीन आपस में मिल जाएं, फॉर्मेल्डिहाइड, तीन फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइमर। अगर चार एसिटल्डिहाइड मिल जाएं, एसिटल्डिहाइड, टेट्रामर। और अगर बहुत सारे मिल जाएं, पोलीमर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एसीटेट वगैरह वगैरह, वो आपके पास पॉलीमर बन जाता है। मेरी यहां पे डिस्कशन डाइमर है। तो डाइमर वो स्ट्रक्चर जो दो मोनोमर से बना, और डाइमर बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइमराइजेशन। इसका मतलब है जब आप कार्बोक्सिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व करेंगे, पोलर में ऐड करेंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर में ऐड करें, अल्कोहल में ऐड करें, कार्बोक्सिक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, कोई डाइमराइजेशन नहीं होगी। डाइमर किस में बनेगा? डाइमर बनेगा व्हेन यू ऐड दैट कार्बोक्सिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, अब जरा ना मैं डाइमर आपको एक बना के देता हूं। डाइमर ना 8 मेंबर रिंग होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको मैं ऐसे याद करवाने के लिए लिख रहा हूं। मैं जर्नल कार्बोक्सिक एसिड की बात करता हूं। जब मैं जर्नल बात करता हूं तो मैं आर लिख देता हूं, आर सी, डबल बॉन्ड हो इधर ले जाओ, ये ऑक्सीजन आ गया, सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ आपके पास ये हाइड्रोजन आ गया। ये मैंने ना एक कार्बोक्सिक एसिड लिखा, आर सी डबल बॉन्ड हो। अगर आप एसिटिक एसिड की बात, एथानोइक एसिड की, तो यहां पे CH3 लिख दो। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास आ गया आर, और यहां पे आ गया सी, बिल्कुल वैसे ही। पहले डबल बॉन्ड ऊपर था, अब डबल बॉन्ड नीचे दिया, ये डबल बॉन्ड ये आ गया, और यहां पे O, और फिर आपके पास ये H आ गया। ये ना एक मोनोमर ये है, एक मोनोमर ये है। अब ना इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डॉट से, पार्शियल पॉजिटिव, एंड दिस ऑक्सीजन कंटेन्स द लोन पेयर, इट इज पार्शियल नेगेटिव। Here we have the partial positive hydrogen, partial negative oxygen, it contains 2 lone pairs. अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमराइजेशन हुई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज इंटरमोलर, एक होता है इंट्रा, ये इंटर है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइमराइजेशन। अब ना ये डाइमर यहां से उठा के इसके अंदर लगा दो, ये डाइमर बनता है। अगर एसिटिक एसिड यहां लगा दो, एक एसिटिक एसिड, अब वो जो डाइमर अंदर बना ना, आप उसका मोलेकुलर मास ले लो, तो वो मोनोमर से डबल होगा, 2 हो गए ना। कार्बोक्सिक एथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका मोलेकुलर मास है 60, लेकिन जब उसका डाइमर बनेगा तो 60, तो डाइमर का कितना मोलेकुलर मास हो गया? 120। मैंने ना ये जितनी भी गुफ्तगू की है ना, मैंने 4 बातें आपको याद करवाने की कोशिश की, 4 बातें, जरा नोट करना मैंने क्या क्या कहा। मैंने पहली बात ये की है, मैं अभी वो लिखूंगा नहीं बातें, आप खुद लिखें वो बातें, मैं लिखवाऊंगा। पहली बात मैंने क्या की है कि डाइमराइजेशन एग्जिस्ट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल कार्बोक्सिक एसिड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। द सेकंड पॉइंट, इन डाइमर वी ऑब्जर्व इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इन डाइमर वी ऑब्जर्व इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरी बात, द मोलेकुलर मास ऑफ डाइमर इज डबल देन द मोलेकुलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे डबल होगा। और चौथी बात इस डाइमर में अगर आप देखोगे ना कि टोटल आपके पास इस रिंग के अंदर कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर काउंट कर लो। ये रिंग है पूरा, ये रिंग है। कितने मेंबर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज 8 मेंबर्ड रिंग। ये जो मैंने 4 बातें आपको याद करना है, ये याद रखनी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमारे पास आ गए रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सीए लिखूंगा, टाइम नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल ग्रुप है। ये जो आर है, आर के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये आर जो है ना, ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड। ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मीथाइल इथाइल प्रोपाइल। और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है, वो बेंजीन वगैरह भी। बहरहाल मैं आर इन तीनों को लिखता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितनी किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करता है? नेचर ऑफ रिएक्शन 3 किस्म के। आप पता जानते हैं ना फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का वो हिस्सा होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब है ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है, और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला अल्काइल पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कोई नहीं करता, ये हिस्सा पार्ट। और 3 किस्म के हम, पहली बात ये देखो बेटा जी, ये मेरे पास हाइड्रोजन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम्स। अभी हम पढ़ते हैं वो कौन से हैं। दूसरी बात, जिसमें ये OH ग्रुप इन्वॉल्व है, OH, जिसमें OH ग्रुप ये इन्वॉल्व है। तीसरी बात, जिसमें सारे का सारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है, COOH ग्रुप, ये सारे का सारा ग्रुप इन्वॉल्व। तो 3 टाइप्स के, 3 किस्म के हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन एटम, पहले मैं नंबर 1 पे लिख देता हूं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ इतना हिस्सा इन्वॉल्व है, बाकी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें 2 बातें जो मैं टारगेट करूंगा। पहली बात वाला क्या है? पहली बात मैं करूंगा कि ऐसे रिएक्शन में ये एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिक। और दूसरी बात मैं जिस पे टारगेट करूंगा वो इसमें साल्ट फॉर्मेशन होगी। ये 2 बातें ना मैंने अपने ज़हन में रखी आपको समझाने के लिए। अब जरा ना पहले रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले ना कुछ और चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो मेरे पास ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH। इसको मैं पानी में डालता हूं, ये आयोनाइज होगा, इट विल गिव अस कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H पॉजिटिव। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस इज प्रोटॉन। 2-3 बातें आ गई। नंबर 1, वो स्पीशी जो एक्वा सोल्यूशन में प्रोटॉन देती है वो एसिड है, ओ इट्स ओके, ये प्रोटॉन देता है, एसिड है। दूसरी, वो स्पीशी जो एसिड में जो एक्वा सोल्यूशन में एक H पॉजिटिव दे, दैट इज कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड्स। अच्छा, एक यहां बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि मैं ये जो सारी की सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं डिस्कस कर रहा हूं एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर यहां पे आप ऑक्सैलिक एसिड लेंगे ना, ऑक्सैलिक एसिड, वो तो आयोनाइज होकर 2 हाइड्रोजन आयन देगा, वो तो डाइबेसिक एसिड है। तो मैं ये जो मोनोबेसिक एसिड का लफ्ज लिखा है ना, ये उनके लिए जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। अच्छा, अब अगली बड़ी खूबसूरत बात है, वो क्या है कि क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? इसका फैसला कौन करेगा? वेरी सिंपल, इसका फैसला स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन करेगी। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ Ca, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं जिस बात पे फोकस करूंगा वो है स्ट्रेंथ ऑफ
कार्बोक्सिलेट आयन। केमिस्ट्री क्या कहती है? अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्ट्रॉन्ग होगा इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जब इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब है ये एसिड ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन आयोनाइज करेगा, डोनेट करेगा। वो एसिड जो जितने ज्यादा प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब है जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और फॉरवर्ड कब जाएगा? जब ये कार्बोक्सिलेट आयन स्ट्रॉन्ग होगा। कार्बोक्सिलेट आयन, मैं इसके ना आपको ना रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूं। आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब ना ये ऑक्सीजन यहां ले आओ, ये यहां पे चला गया तो ये आपके पास आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव आ गया। अभी ये इस पे नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड हो गया। इसको दोबारा इधर लाओ, ये इधर चला जाएगा, अगेन आपके पास ये बनेगा। ये दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बोक्सिलेट आयन हैज टू रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दो है। आप इनको यकजा करके लिखो, ये वाला सिंबल ना, ये तीर लाने, इनको इकट्ठा, इनको हाइब्रिड कर लो ना, हाइब्रिड कर लो। जब आप हाइब्रिड करेंगे ना तो आपके पास आर सी ओ, इधर भी ओ, डबल बॉन्ड किधर चला गया, वो ये आ गया। और मैं नेगेटिव चार्ज यहां शो कर देता हूं। ये जो है ना, ये इन दोनों का हाइब्रिड है। इसका मतलब हुआ कार्बोक्सिलेट आयन इज अ स्टेबल एनायन। स्टेबल व्हाई? बिकॉज इट हैज टू रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग। एक एमसीक्यू आ गया, और वो है ये हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल होता है ROH। अल्कोहल को पानी में डालें, इट विल आयोनाइज, इट गिव्स अस RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। वही बातें ये जो बना ना, जैसे आपने इसको कार्बोक्सिलेट आयन कहा, इसको कहो एल्क ऑक्साइड आयन। जिस तरह मैं कहता हूं ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कार्बोक्सिलेट आयन कितना स्टेबल है, बिल्कुल इसी तरह अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एल्क ऑक्साइड कितना स्टेबल है। अब आप ना देखना चाहते हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन से हैं? वेरी सिंपल, आप इनमें इसका इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन ले लो। इसके दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन एल्क ऑक्साइड का कोई रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं। चूंकि इसका कोई रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इट मींस इट इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। अगर ये अनस्टेबल है तो इसका मतलब है दिस एसिड इज अ वीक एसिड, और ये अल्कोहल इन कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत वीक एसिड है। लेकिन याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल वगैरह से, वाटर से, इससे तो फिनोल से, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, फिनोल से, वाटर से, अल्कोहल, इनसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मिनरल एसिड से स्ट्रॉन्ग नहीं है। मिनरल एसिड से स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, क्या इसका सबूत है? देखो बेटा जी, मैं बात करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। RC डबल बॉन्ड OH, आप इनकी ना pKa वैल्यू ले लो, और फिर आप ना मिनरल एसिड ले लो। मिनरल एसिड में आप ना HCl की बात कर लो, H2SO4 की बात कर लो, अब नाइट्रिक एसिड की बात कर लो। ये तीन मिनरल एसिड, इनको मैंने तीनों को क्या कहा? इनको मैंने कहा दीज आर मिनरल एसिड्स। आप इन मिनरल से पीके वैल्यू ले लो। पीके वैल्यू को पता है ना, अगर पीके वैल्यू कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके वैल्यू एक दूसरे के इनवर्स है। इनकी पीके वैल्यू ना ये 4 से 5 की रेंज में है, वो 3.75 से ना आगे बढ़ती है। मैं रफ जनरली 4 से 5 की रेंज में। इनकी पीके वैल्यू -6.1 है, माइनस बहुत कम। ये 4 से 5 है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, ये -6 है। इसकी पी की वैल्यू -3.0 है, इसकी -1.3 है। अब ये मिनरल एसिड है, इनकी पी के वैल्यू बहुत कम है। पी की वैल्यू बहुत कम का मतलब दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने 5 चीजें कंपेयर की। 5 मिनरल एसिड, इनकी पी के सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनोल, फिनोल के बाद वाटर, और सबसे एंड पे आपके पास अल्कोहल्स आएंगे। और एक बात मत भूलिएगा कि सारे अल्कोहल्स वाटर से वीक एसिड हैं, सवाए मेथानोल के, मिथाइल अल्कोहल के, क्योंकि उसकी पीके वैल्यू वाटर से कम है। बाकी सबकी पीके वैल्यू वाटर से ज्यादा है। ये मैंने कुछ बातें आपको आगाज की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इनके रिएक्शंस की तरफ।
स्टूडेंट अब हमारे पास एक एमसीक्यू है एंड दैट इज एन एसिड दैट आल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्डिहाइड इज, यानी इनमें से कौन सा एसिड है जो अल्डिहाइड जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, अल्डिहाइड जैसी। ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड एंड ऑप्शन डी एस्टिक एसिड। अब आपने देखना है इन सब के फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दीज। ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है और एस्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपके पास जो फॉर्मिक एसिड है ना उसमें जिसे मेथनोइक एसिड कहते हैं तो HC डबल बॉन्ड हो H और अल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड हो H आता है, यानी इसमें ये जो C डबल बॉन्ड हो H यानी फॉर्माइल ग्रुप वही है जो अल्डिहाइड है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखोगे ना तो ये जो अल्डिहाइड है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और अल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। सिमिलरली अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, ये एंटी टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं या टॉलरेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, बात तो एक ही ना। बिल्कुल इसी तरह ये जो फॉर्मिक एसिड है जिसे आप मेथनोइक एसिड कहते हैं, इट आल्सो रिड्यूसेस द टॉलरेंस रिएजेंट। तो चूंकि ये वाली प्रॉपर्टी बहुत रिजेंबल करती है इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ गया, आपका ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड। एक और क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट देखें, ऑप्शन देखें, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी एस्टिक एसिड, ऑप्शन बी ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, ऑप्शन डी ट्राइफ्लोरो एस्टिक एसिड। अब एक तो बात है ना कि हमें कैसे पता चलेगा जी इनमें कोलेस्ट्रॉल, तो वो कहते हैं जी आप इन सब की Ka या Pk वैल्यू करो। अब कौन पागल है जो इतनी सारा Ka और Pk वैल्यू याद कर? हमने सिर्फ केमिस्ट्री के इस चैप्टर का तो टेस्ट नहीं ना पीएमसी में होना, वो सिर्फ क्या हम इनकी वैल्यूज याद कर। इसका मतलब है कि हमें और डिफरेंट टेक्निक्स का भी पता, 2-3 की तो हम याद कर सकते हैं ना, लेकिन हमें डिफरेंट टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैं आपको समझाता हूं, आंसर आपने खुद तलाश करना है। मैं तो आंसर बताऊंगा ना तो आप समझेंगे तो आपको इसका आंसर मिलता जाएगा। पहली बात, मैं 3 बातें आपको समझाता हूं। पहली बात जो आपने याद रखनी है ना वो मैं करूंगा एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा। ये जो मैं शुरू से आज डिस्कस करता आ रहा हूं बेटा जी, ये जो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक है ना, इनमें जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। क्या याद क्या करोगे कि हम कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन। मतलब फॉर्मिक एसिड उसमें कार्बन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। एस्टिक एसिड 2 कार्बन, प्रोपोनोइक 3, ब्यूटेनोइक 4। तो जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं। ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, इसकी फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, प्रोपोनोइक एसिड है। आप इन सब की pKa वैल्यू देखो। pKa वैल्यू एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड 3.75, एस्टिक 4.74, प्रोपोनोइक एसिड 4.87। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है pK वैल्यू बढ़ रही है, और pK वैल्यू बढ़ने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। दूसरा पॉइंट जरा ना दिल गुर्दे वाली बात है, जरा उसको दिल थाम के समझिएगा। वो है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, मैंने पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके साथ ये वाली कार्बन, इस कार्बन को स्टूडेंट मैं कहूंगा अल्फा कार्बन। वाई? वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होती है दैट इज अल्फा। अल्फा की यही पहचान है। और वो कार्बन जो अल्फा के साथ अटैच है उसे कहते हैं बीटा, और वो कार्बन जो बीटा के साथ अटैच है उसे हम कहते हैं गैमा। इतनी ताकि मैं बात को रखूंगा,
आगे नहीं फैलाई जाती बात, टाइम नहीं होता। तो ये मैंने आपको डिफरेंट कार्बन उनकी बात की, अल्फा बीटा गैमा। मैं बात करूंगा अल्फा कार्बन। बेटा जी कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसमें आपके पास एक तो आ गया ना हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। एक और भी है आपके पास, ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। आपके पास साइनाइड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। आपके पास SO3H ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन, मैं कितने को लिखूं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब पहली बात जो आपने याद रखनी, अगर इस अल्फा पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आएगा इनमें से एक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये क्या करेगा, mesela आप क्लोरीन को ले लो, यहां पे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट इधर आ गया, ये इधर, और ये हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन बनकर निकल गया। इसे यहां जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर को मूव करेगा ना इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पोलैरिटी बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन का प्रोटॉन बनकर एक्वस सोल्यूशन में रिलीज होना आसान हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो एक तो बात ये याद रखनी है। अब अगली बात आप फिलहाल यहीं तक रखो, अगर कार्बन पर अल्फा कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहां ज्यादा आते जाएंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मैंने क्या कहा जरा देखो, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, फिर मैंने क्या किया, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो। अब आप इनमें देखते जाओ कि जैसे जैसे अल्फा कार्बन पर क्लोरीन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तादाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पीके वैल्यू कम हो रही है, और पीके वैल्यू कम होने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही। एक तो ये पॉइंट, और दूसरी बात, एक तो क्लोरीन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, क्लोरीन अल्फा पे है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड उसका क्लोरीन बीटा पे, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड उसका क्लोरीन गैमा पे। तो जितना आप फंक्शनल ग्रुप से दूर होते जाएंगे ना, उतनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब है जितना आप इसके करीब होंगे उतना इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितना दूर होते जाएंगे इफेक्ट कम होता जाएगा। इफेक्ट कम होने का मतलब है वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, यानी अल्फा क्लोरो बीटा गैमा तीनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, अल्फा क्लोरो की ज्यादा है, उससे कम बीटा, उससे कम गैमा की आगे। एक तो मैंने आपको ये बात बता दी इलेक्ट्रॉन। अब बात स्टूडेंट कहते हैं ठीक है सर, ये तो आपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात की है कि अगर ये होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितने इनकी तादाद बढ़ती जाएगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। तो अब स्टूडेंट कहता है सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनके बारे में आपका क्या है, पर्टिकुलरली अगर यहां पे OH ग्रुप हो, अगर यहां पे अमाइनो ग्रुप हो NH2, मैं खास तौर पर इनका जिक्र करूंगा। ये दोनों क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये अल्फा कार्बन पर आ जाए, यानी यहां पे OH लगा दो, यहां पे NH2 लगा दो, फिर क्या होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अगर इनके लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारा ज़हन क्या कहता है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जरा ना ये 2 चीजें देखना, ये मैं आपके सामने ना प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड और फिर ये एलानीन, इन तीनों को जरा आप देखेंगे और मेरी बात को, और इनकी आप pKa वैल्यू भी देखो और बैठ के ना सोचो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। बात ये जो केमिस्ट्री है ना, ये एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। हम अपनी बात पे कायम, यू टर्न, हम अपनी बात पे कायम ही को नहीं रहते। हम कभी कहते जी अक्रॉस द पीरियड ये हो रहा है, डाउन द ग्रुप, फिर हम नहीं ये ऐसे नहीं हो रहा। तो इन चीजों को समझना ही एंटीटेस्ट कहलाता है। व्हेन देयर इज एक्सेप्शन, मेरा ये मशहूर जुमला, व्हेन देयर इज एक्सेप्शन देयर इज एमसीक्यू। तो ये जो मैंने बात की है ना, इसको आपने इनकी वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं, जरा अपने ज़हन के अंदर एक स्केच बना लो। तीसरी बात, ये 1 2 3 तीसरा पॉइंट है, ये मैंने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात की है। अब इफेक्ट ऑफ हैलोजन, ये तो सिंपल सा पॉइंट आ गया ना, इफेक्ट ऑफ हैलोजन, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मुझे मायूस नहीं करेंगे इसके ट्रेंड में। हैलोजन्स आपके पास क्या हैं, हैलोजन्स है मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर मैं अल्फा पोजीशन पर फ्लोरीन लूं
क्लोरीन लूं, ब्रोमीन और आयोडीन, किस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? डेफिनेटली फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी, इतना इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और इफेक्ट ज्यादा होने की मतलब है उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाएगी। तो इसमें आपके पास ये ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड। स्टूडेंट, ये मैंने आपको ना कुछ बातें बताई। अच्छा, मैं आपको ना बताना क्या जा रहा हूं अब नेक्स्ट मैं आपको ना सॉल्ट फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। सॉल्ट फॉर्मेशन नोट करो, जब मैंने कहा था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड 3 किस्म के रिएक्शंस देते हैं, उसमें पहली किस्म के रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम, और मैंने कहा हाइड्रोजन एटम में जब मैं गुफ्तगू करूंगा तो मैं 2 बातें करूंगा। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को बतौर एसिड, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब दूसरा मैंने लिखा था साल्ट फॉर्मेशन, अब उसकी तरफ आओ। और एमसीक्यू क्या है? एसिटिक एसिड फॉर्म सोडियम साल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद। 2 बातें मैं कह रहा हूं, यानी एसिड, कौन सा एसिड? एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट बनाता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद ऑन ट्रीटमेंट विद ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम मेटल, ऑप्शन डी सोडा लाइम। 4 बातें जरा देखना मैं क्या समझाता हूं। मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास ना याद रखने का तरीका जरा देखिएगा। आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, 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 and you have CH3COOH। बस इतनी बड़े। पहले इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं, इसका रिएक्शन करवाता हूं। मेरे पास आ गया जी कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब मैं ले लेता हूं प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी ये पहली मैंने आपसे बात की है कि जिसमें आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते। ये 2 है ना, तो इधर मुझे 2 लेना पड़ेगा। पहले तो ये गुफ्तगू। दूसरा, मैं इसका रिएक्शन ना बेस से करवाता हूं, ये बेस। तीसरा, नंबर 3 पे मैं इसका रिएक्शन ना सोडियम मेटल से करवाता हूं, सोडियम मेटल से। ये मैं 2 लूंगा, ये भी 2 लेता हूं। और चौथी बात, मैं इसका रिएक्शन ना सोडा लाइम से करवाता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड इन NaOH। चलो कर लो, सोडा लाइम इसको हम कर लेते। ये मैं 5 रिएक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये पहले वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये यानी 4 किस्म के रिएक्शंस आ गए। अब जरा गौर से सुनना, इन चारों में एक चीज तो कॉमन है ना, एक चीज बहुत कॉमन। पहले इन चारों में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो क्या कि इन चारों में आपके पास सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट कौन सा बन रहा है? मैं जगह को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इन सब में जो सॉल्ट बन रहा है वो मैं यहीं पे लिखता जाता हूं। सॉल्ट बन रहा है CH3 सोडियम एसीटेट, CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट। इसमें भी ये सॉल्ट बनेगा, यही इसमें भी ये सॉल्ट बनेगा, और इसमें भी यही सॉल्ट बनेगा। बेटा जी, मैं टाइम जगह बचाने के लिए लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि जब एसिटिक एसिड विच इज वन ऑफ द एथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट इट्स ओके। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेस से रिएक्शन करता है, ये एसिड है, ये बेस है, क्या बनेगा? सॉल्ट। और जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? सॉल्ट। तो इन चारों में सॉल्ट तो बनता है। साथ इस केस में, पहले वाले में, सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, साथ वाटर भी बनता है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और साथ वाटर बनता है। और ये वाले जो 2 है ना, ये इसके आप कह लें कि ये इसके ये कार्बन डाइऑक्साइड विद एफिर्विसेंस, शोर शराबे के साथ खारिज हो रही होती है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन भी हैं। और ये आपको पता है ना कि वो सब्सटेंस जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करने पर CO2 गैस इवॉल्व करे, दैट इज एन एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की, एक अच्छे एसिड की, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड की भी पहचान है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट उसके साथ मिलकर, अगर आप फिनोल की बात करें ना, तो फिनोल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है? वो वीक एसिड है। अगली बात, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा बेस के साथ, सोडियम ऑक्साइड इज अ बेस, वो सॉल्ट बनेगा, और साथ आपके पास क्या बनेगा? वाटर।
वाटर। ये तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया। इसमें आप आ जाओ, जब कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करे, सॉल्ट तो बन गया, 7 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस, ये भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसको कंफर्म कर रहा है, ठप्पा लगा रहा है। वो क्या कि जब कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे, दैट सब्सटेंस इज एन एसिड। ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये जितने मैं रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, जितने मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाए कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, बेस के साथ, मेटल के साथ, ये सिर्फ सोडियम मेटल नहीं, कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी एक्टिव मेटल, उसके साथ इन चारों रिएक्शन में ये हाइड्रोजन ये इन्वॉल्व है। और यही हमारा है ना कि रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, इन सब में हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व। अब ये आ गया, ये आप ना डी कार्बोक्सिलेशन में आप पढ़ते हैं कि इसमें एक तो ये CO2 निकल जाता है, डी रिमूवल कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये फिर यहां पे आ गया तो ये आपके पास क्या बन गया, CH4 प्लस CO2। मैंने ये जनरल डी कार्बोक्सिलेशन, ये आप अल्केन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन में नहीं पढ़ते, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सोडा लाइन से रिएक्शन करवाया, डी CO2 निकल गया। जब CO2 निकल गया तो वो आपके पास बाकी क्या बच गया, मीथेन। ये CO2 फिर आगे फर्दर रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट वगैरह बना रहा होता है। मैं तो जनरल आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था। स्टूडेंट, आप इन सब रिएक्शंस को देख लें, इन सब रिएक्शंस को आप देख सकते हैं। एंड पे एक छोटी सी बात वो मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पहले भी आती है। मैंने ये नहीं कह रहा कि नहीं, पहले मैं जस्ट उसको रिवाइज करना चाहता हूं। मैं ना ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, और एसिडिक स्ट्रेंथ के इस ऑर्डर में ना मैं क्या क्या भला ला रहा हूं। मैं पहले आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहा हूं उसमें मैं मिनरल एसिड को ले रहा हूं, मिनरल एसिड्स। जहां मैं मिनरल एसिड कहता हूं इससे मेरे बना सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बन, HCl वगैरह वो आ जाते हैं। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक एसिड से मुराद यही मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। उसके बाद मैं फिनोल की बात करता हूं, फिनोल के बाद मैं वाटर की बात करूंगा, वाटर के बाद मैं अल्कोहल्स की बात करता हूं, और फिर मैं अल्काइंस की बात करता हूं, अल्काइंस, और भी बीच में मैं उनकी बात। अगर मैं इन सब को एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से बात करूं ना, तो हमारे पास ये ट्रेंड है, ये यहां ये है, ये अल्कोहल्स, वाटर और ये वाले, ये तो वेरी वीक। अल्काइन और अल्काइन सारे नहीं, ये मैं वन अल्काइन की बात कर रहा हूं, वन अल्काइन, ये मैं टर्मिनल अल्काइंस की बात कर रहा हूं उसके बाद। और अल्कोहल में भी मैंने आपसे कह दिया था कि एक अल्कोहल है जो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सारे वीक हैं। आपने इन सब की ना, ये जो मैंने लिखे हैं, आपको इन सब की Ka वैल्यू एक जर्नल तो आनी चाहिए, और आपको इन सब की pKa वैल्यू भी आनी चाहिए, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं ना आगे बढ़ता हूं और एक बहुत खूबसूरत MCQ आपके साथ शेयर करता हूं। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने चाह रहा हूं, पहले एक बात को ज्यादा नोट, मैं डिस्कस क्या करने जा रहा हूं। मैं ना नंबर 2 वाले रिएक्शंस उनकी बात कर रहा हूं। नंबर 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व कार्बोक्सिलिक एसिड के इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। अब ये दूसरी कैटेगरी आ गई, OH ग्रुप, और इसमें मैं आगे आपको 3 किस्म के रिएक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा, 3 किस्म के। एक चौथे को भी चलें शामिल कर देंगे, डिहाइड्रेशन को भी शामिल कर देंगे, 3 किस्म के। पहले नंबर 1 पे एक MCQ तो देखो ना स्टूडेंट, MCQ को देखिएगा। MCQ मेरे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड हम इसे कहते हैं, ऑप्शन सी HCl ZnCl2 जिसे आप ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं, और ऑप्शन डी HCl। अब इन सबको देखना है कि आपका आंसर कौन सा है। मैं ना जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये पहली टाइप के इनको जरा शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, मैं आपके सामने ना मैं एक ही लाइन में लिखूंगा कि एथानोइक एसिड COOH, एथानोइक एसिड मैं लिखूंगा नाम इसका एथानोइक एसिड। मैं कहता हूं आपको मैं याद करवाऊं कि खुदारा एसिटिक एसिड का लफ्ज छोड़कर एथानोइक एसिड पे आ जाओ। इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा SOCl2 के साथ, दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन।
ये इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा PCl3 के साथ, इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगा PCl5 के साथ। ये 3 रिएक्शंस आपने ध्यान में रखने, PCl3 PCl5 इनके साथ। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये OH निकल जाएगा, यहां से OH चला जाएगा और इधर से क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, यानी OH गया, OH नेगेटिव गया और उसकी जगह पे Cl नेगेटिव आ गया। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये न्यूक्लियोफिलिक एसन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और वो जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल हो रहा है ना स्टूडेंट, वो आपके पास Cl नेगेटिव है। अच्छा, इसमें भी Cl नेगेटिव आया और अब ये आपके पास बन गया जी CH3CO, ये हो गया CO और आगे Cl प्लस वो आगे आपके पास है SO2 बनता है और साथ HCl बनता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहां भी OH जाएगा, Cl आ गया, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, यहां भी न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड आयन है और आपके पास क्या बनेगा, सेम CH3COCl और साथ इसमें आपके पास ये H3PO3 बन जाएगा एंड सो ऑन। और इसमें भी आपके पास यही चीज मैं जो अभी आपसे कि यहां पे भी CH3COCl बनेगा और साथ जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं उसको देख लीजिएगा। मैं तो मेन प्रोडक्ट, अब जो मेन प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है वो ये है, ये है। अब इसका नाम क्या है, इसको हम यूं लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड Cl। ये जो इतना हिस्सा है ना, इतना, इसे कहते हैं एसिटाइल, ACETYL, एसिटाइल, और इसको हमने क्या कह दिया, क्लोराइड, तो नाम क्या बना, एसिटाइल क्लोराइड। और अगर आप जनरली बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, अगर आप यहां पे R ले लो तो फिर आपके पास दिस इज कॉल्ड एसिड हेलाइड, और यहां पे X ले लो तो फिर आपके पास ये बनेगा एसिड हेलाइड, हेलाइड। चूंकि हम यहां Cl लेते हैं तो फिर यहां पे डेफिनेटली क्लोरीन ही आएगा, तो हमारे पास जो आप मर्जी कार्बोक्सिलिक एसिड लें, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एसिड क्लोराइड। आप इसको हेलाइड की बजाय क्या कहोगे, एसिड क्लोराइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला था, अब नंबर 2 पे आओ। नाम है उसका एस्टेरिफिकेशन। मैंने आज तक ना एंटीटेस्ट का शायद ही कोई पेपर देखा हो जिसमें इसमें से जो अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ना पूछा गया। पहले एमसीक्यू तो है, एक सिंपल सा एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर इन्वॉल्व विच ऑफ द विच ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑप्शन ए COOH, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन डी नन। ये तो एक किस्म का एमसीक्यू ना, ऐसे वेरियस एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। जरा देखिएगा मेरे पास ना, मैं सिंपल से मुश्किल की तरफ आता हूं। एस्टेरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। आपको एस्टर का पता है, अगर एस्टर का ही नहीं पता तो हम इतने अरसे से पढ़ रहे हैं तो ये तो गलत बात है। अब आपने याद कर रखना है कि जब कोई एसिड, कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, जब किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है, जो मर्जी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, कोई भी, तो आपके पास ये रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, और आपके पास ये एस्टर बनता है और साथ आपके पास वाटर बनता है। ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाता है तो एस्टर बनता है, तो हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। जब ये रिएक्शन रिवर्स आता है तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये दो तरह से। अब मैं मजीद इसको ना, एसिड में कोई ना कोई तो लूंगा। मैं लेता हूं एथानोइक एसिड, जिसे आप एस्टिक एसिड कहते हैं। ये एथानोइक एसिड है, यही आज हमारे हथे चढ़ा हुआ है। साथ में अल्कोहल जो मर्जी ले लें, आप ले लो C2H5OH, एथानोल, इथाइल अल्कोहल। अगर आप एसिड ऐड नहीं करेंगे ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा। एसिड विल एक्ट एज कैटलिस्ट और उसका रेट ऑफ स्पीड बढ़ा देता है, और आपके पास इथाइल एसीटेट बनेगा, C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस वाटर। ये आपके पास नाम इसके आप लिख दीजिएगा, मैं इसका यूपिकली डिस्कस करता हूं। दिस वन इज एथानोइक एसिड, एथानोल, इथाइल एथानोएट, एस्टर का नाम इथाइल एथानोएट, इथाइल एथानोएट,
एंड यू हैव द वाटर। अच्छा, एक और चीज, पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं ना। अगर आप यहां पे ना ये एथेनोइक एसिड लें या मिथाइल अल्कोहल ले लें CH3, अगर यहां पे आप मिथाइल अल्कोहल लेंगे CH3 लेंगे तो फिर याद रखिएगा आगे OH डाल देना, यहां पे ये CH3 आ जाएगा, फिर ये आपके पास मिथाइल एथेनोएट बन जाएगा। मिथाइल अल्फाज का चुनाव बहुत है। अब यहां पे ये जो 2 कार्बन वाला है एथेनोइक एसिड 3 कार्बन वाला ले लें, वो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। तो आपके पास अगर इसके साथ वो इथाइल प्रोपेनोएट, और अगर आप यहां पे मिथाइल ले लो, यहां ब्यूटायरिक एसिड ले लो, तो आपके पास वो मिथाइल ब्यूटायरेट, ये मुख्तलिफ किस्म के एस्टर्स बनते जा रहे हैं। ये जो एस्टर्स हैं दे हैव वेरियस फ्लेवर्स, उन फ्लेवर्स की तरफ अभी मैं आता हूं, लेकिन पहले जरा सुनना। एक तो मैंने ये आपको गुफ्तगू बताई, ये आपको बताई, तो मुख्तलिफ किस्म के एस्टर आप बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग टुगेदर ऑर्गेनिक एसिड विद अल्कोहल्स। अब कौन सा आपने एस्टर बनाना, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा उसके लिए आप कौन सा एसिड या कौन सा अल्कोहल लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मैं कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो एस्टेरिफिकेशन है इसको हम ना फिशर एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, फिशर। अच्छा जी, अब आओ एंटीटेस्ट पे। पहली बात कि जब ये रिएक्शन होता है, ये वाटर बना, HOH बना। वाटर बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, हमें हाइड्रोजन एटम चाहिए, हमें OH चाहिए। अब इन दोनों में से ये अल्कोहल है, ये एसिड है, दोनों में से हाइड्रोजन कौन देगा, OH कौन देगा? हमारा ना कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो एसिड है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये एसिड है तो डेफिनेटली एसिड ही H देगा ना। हम ये, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये वाटर बनाने के लिए ये जो एसिड है ना, एसिड ये जो H है, वाटर बनाने के लिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये एसिड नहीं देता, ये अल्कोहल देता है। इसका मतलब है द हाइड्रोजन पार्ट ऑफ वाटर इज डोनेटेड बाय अल्कोहल। और ये OH कौन देता है? ये OH देता है आपको एसिड। मतलब ये हाइड्रोजन दिया अल्कोहल ने और OH दिया एसिड ने, और यूं आपके पास क्या बना, वाटर। ये पहली बात, ये MCQ आता है। दूसरा पॉइंट बेटा जी जरा समझिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अल्कोहल्स के आपने रिएक्शंस पढ़े, 2 जनरल रिएक्शन तो आप पढ़ते हैं ना, इन विच CO बॉन्ड ब्रेक, इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। अब ये जो एस्टेरिफिकेशन है, इसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है? यानी मैं अब अल्कोहल्स की बात कर रहा हूं। अल्कोहल्स का कौन सा बॉन्ड है? अगर अल्कोहल H दे रहा है तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH ही टूटेगा ना। तो अल्कोहल में OH बॉन्ड ये ब्रेक होता है, तब ये H देता है। और इसके साथ ही एक और भी बात याद रखो, और वो क्या याद रखनी है? वो ये रखनी है आपने याद बेटा जी कि कौन से अल्कोहल इसके साथ एसिड के साथ फास्ट रिएक्शन, कौन स्लो। तो ये जो आप याद रख लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक, और उसमें क्या था, उसमें मिथाइल अल्कोहल सबसे फास्ट था, मिथाइल अल्कोहल। और उसके बाद आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल थे, फिर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल थे, फिर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल थे। ये आपके पास, ये तरतीब आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, कौन सा रिएक्शन है बेटा जी? दिस वन इज SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कैसे? ये आपके पास ना एसिड है, एसिड, इस एसिड ने क्या दिया? OH नेगेटिव दिया, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दिया। और ये आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल की तरफ से क्या हुआ? जब अल्कोहल की तरफ से ना ये यहां से निकल गया तो आपके पास C2H5O नेगेटिव ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज क्या आई? ये जो इतना हिस्सा ना, ये वाला, ये किधर से आया? अल्कोहल से, ये वाला हिस्सा, और ये यहां आके लग गया, और इधर से ये OH निकल गया, OH निकल गया ये। तो दिस इज द, तो मैं अगर कहूंगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। और भी बहुत सारी गुफ्तगू में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना क्या करें? 2 काम करें, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, या प्रोडक्ट को पीरियोडिकली आफ्टर रेगुलर इंटरवल विड्रॉ करते जाओ। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप इसके रेट को बढ़ा सकते हैं। अब मैं कितनी बातें करूं, साफ है, जब तक आपके ये जहन में, दिमाग में नहीं, दिल में नहीं उतरेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं एक और टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, और वो है
एस्टर्स, एस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अपने फ्लेवर्स की वजह से ना, फ्लेवर्स की वजह से इंपॉर्टेंट। बेटा जी मैं आपको ना एक टेबल में ना दो चीजें हैं, एक तो एस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा एस्टर और वो कौन सा फ्लेवर देता है। अब ये रट्टा है, ये आप अपनी टेक्निक, ये आपके पास टेबल है, अगर आप इस टेबल को देखोगे तो एक साइड पे एस्टर्स के नाम हैं, साथ पे उनके फ्लेवर्स हैं, लेकिन मेरा ये नहीं, मैं कह रहा ये एफएससी है, फ्लेवर और कौन कौन सा एस्टर वो फ्लेवर देता है, ये तो एफएससी है। आपने क्या याद करना है बेटा जी, आपको इन तमाम एस्टर्स के स्ट्रक्चर आने चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं ना आएंगे बात नहीं बनेगी, स्ट्रक्चर। और ये भी याद रखना है, कभी ना इस क्वेश्चन को उलट देते हैं, आपको एस्टर देते हैं, वो कहते हैं बताएं जी ये जो एस्टर गिवन है इसकी हाइड्रोलिसिस से जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वो कौन सा बना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो देख लो इतना हिस्सा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये वाला हिस्सा कहां से आता है, अल्कोहल से आता है। तो हाइड्रोलिसिस पे ये जो हिस्सा है इसके साथ OH लगा दो, इसके साथ H लगा दो, और ये वाला जो हिस्सा है इसके साथ OH लगा दो, तो आपके पास वो दोबारा अल्कोहल और एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था मेरे पास एस्टेरिफिकेशन। तो दो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब ना मैं एक आपके साथ एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा एमसीक्यू क्या है। द डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड which cannot be prepared directly. Option A, you have acetamide, you have acetyl chloride, you have acetic anhydride and ester. किसको आप डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते? आंसर की तरफ आना। आंसर है मेरे पास कि ये मेरे पास है कोई भी एथेनॉइक एसिड ले लो, यही आज हमारे हथे चढ़ा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OH एथेनॉइक एसिड प्लस अमोनिया NH3। जब रिएक्शन होगा तो आपके पास ये H इसके साथ मिलकर ये CH3 C डबल बॉन्ड ONH4 ये आपके पास बन जाएगा। ये था, ये इसका नाम है अमोनियम, ये अमोनियम एसीटेट, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। अच्छा इसमें ये तो हो गया एसिड, तो फिर अगर एसिड किसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, दिस इज अ बेस, तो ये एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन हुआ। अच्छा ये है अमोनियम एसीटेट, इट शुड बी केप्ट इन अमोनियम एसीटेट। अब इसको ये रिएक्शन ये खत्म हो गया, रुक गया। अब फर्दर आपको नए सिरे से इसको लेना पड़ेगा, सॉल्ट बन गया, इसको लो और आप इसको हीट करो, मैं यहीं पे लिखूंगा टाइम को सेव करने के लिए, हीट करो 215 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो। अब हीट जब करेंगे ना तो ये NH4 है ना, 2 हाइड्रोजन इधर से और 1 ऑक्सीजन ये आ गया, तो ये क्या हो गया, ये -H2 हो गया, वाटर निकल गया। जब वाटर निकल गया नाउ यू हैव CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NH2। हम इसको कहते हैं एसेट अमाइड। मैंने एक दिन पहले भी लफ्ज आपसे कहा था कि ये जब भी CH3 आता है तो हम एसेट, और ये इतना जो है ये ग्रुप कहलाता है अमाइड, एसेट अमाइड बना। अब ये जो एसेट अमाइड बना ये सिंगल स्टेप में नहीं बना, पहले ये बना सॉल्ट और उस सॉल्ट को हीट करना पड़ा, फिर आपके पास ये 2 स्टेप में बना। मैं आपको सिर्फ याद करवाता हूं कि जितना आपका सिलेबस है ना इसमें 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सिंगल स्टेप में नहीं बनते। 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड का नाम है एसिटामाइड और दूसरा फिनोल। और फिनोल के दो मेथड आप प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसमें फिनोल सिंगल स्टेप में नहीं बन रहा, उसमें फिनोल 2 स्टेप्स में बनता है। ये बात आपने ज़हन में बिठानी। मैं आगे ना एक और लफ्ज, यानी ये मेरे पास नंबर 3 पे आ गया, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। अब ना डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Ca, कार्बोक्सिलिक एसिड। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन वाटर, यानी वो प्रोसेस जिसमें आप वाटर को रिमूव कर पाएंगे। मैं ना एथेनॉइक एसिड ही लूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसको मैं घुमाकर इसी को मैं घुमाकर HO, ये शुरू में C डबल बॉन्ड CH3, ये मैंने ना दो एथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल लिखे। P2O5 ले लें, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, दिस वन इज P2O5 भी, या बाज दफा P4O10 भी लिखा होता है, ये इसका डाइमर हो गया, ये मोनोमर के डाइमर।
ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। ये डिहाइड्रेट, अब ये करेगा इसमें से वाटर रिमूव। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड H देगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा, तो ये क्या हो गया, ये वाटर रिमूव होगा। वाटर कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, ये P2O5 ये अब्सॉर्ब कर लेगा। अच्छा, अब इसका कार्बन ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और आपके पास ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 C डबल और O ये बना O, और फिर आगे ये C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक का लफ्ज एसिटिक एसिड से आया, एनहाइड्राइड जिससे आपने पानी को निकाल दिया। जब एसिटिक एसिड से वाटर रिमूव करवा देंगे तो आपके पास ये बना एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, जनरल इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, दोनों में से जो मर्जी, और ना इसको वो आगे पीछे करके वो आपसे पूछ रहे होते हैं। द लास्ट वन इज वेरी, मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है तीसरी किस्म के रिएक्शंस इन विच COOH ग्रुप इन्वॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कितने इंपॉर्टेंट कहूं, यानी समटाइम आई विल से V रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, हद ही मुक गई ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 2 रिएक्शन बताऊंगा लॉजिक के साथ। बेटा जी, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये जनरल बात है, पहले मैं आपको, आप इनकी करवाओ पार्शल रिडक्शन, तो आपके पास बनेगा, पार्शियल रिडक्शन करवाओ, आपके पास बनेगा अल्कोहल, ये पहली बात। दूसरी बात, आप ना इनकी कंप्लीट रिडक्शन करवाओ, कंप्लीट रिडक्शन। पहले मैं एक ही बात को कई अंदाज में समझाऊंगा। तो आपके पास अल्केन बनेगा, कीन नहीं, अल्केन। ये तो पहली गुफ्तगू आ गई। मतलब ये, मैं कोई ना कोई तो कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा ना, एथेनोइक एसिड ही ले लेता हूं। ये मेरे पास एथेनोइक एसिड है, चले मैं जनरल पहले लिखता हूं, फिर एथेनोइक एसिड को बाद में लिखता हूं। ये जनरल है RCOOH। पार्शियल रिडक्शन के 2 मानी हैं जो आज मैं इस्तेमाल अभी करूंगा। रिडक्शन के 2 मानी, एक लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नंबर 2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको मैं कहूंगा रिडक्शन। ये 2 मानी जरा सुनना। पार्शियल रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी पार्शियल रिडक्शन के लिए मैं यूज करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब मैं पार्शियल रिडक्शन करवाऊंगा ना, मेरे पास अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल क्या है, ROH। बेटा जी जरा देखना, अल्कोहल में R, ये CH2 भी कर दूं मैंने, RCH2OH। जरा सुनना, इसके पास कितने ऑक्सीजन थे, 2 थे, 2। अब कितने ऑक्सीजन रहेगा, 1। एक ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस। लेकिन क्या दोनों ऑक्सीजन का लॉस हुआ, नहीं। अगर दोनों में से एक ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये कंप्लीट नहीं, बल्कि क्या है, पार्शियल। और दूसरा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, अब साफ जरा कि ये OH तो आ गया, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हमने और ऐड कर दिए। तो इसके लिए ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये आपको 4 हाइड्रोजन देता है, 4। 2 हाइड्रोजन यहां कार्बन के साथ ऐड हो गए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, और ये CH2 बन गया। और 2 जो हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीजन लेकर उसके साथ क्या बन गया, वाटर। एक तो ये गुफ्तगू। अब आप इसको किस अंदाज में देखते हैं, ये आपको समझ रहा हूं। मैं कोई FSC नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एंटीटेस्ट पढ़ा रहा हूं। इसमें पहली बात, ये जो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया LiAlH4, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो दोनों ऑक्सीजन रिमूव करवा देता। और दूसरी बात, यहां पे 2 काम हो रहे हैं रिडक्शन के, एक तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और दूसरा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और चूंकि दोनों नहीं, एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, लिहाजा इसे मैं क्या कहूंगा, पार्शियल रिडक्शन। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं तो आपके पास अल्कोहल बनता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं
तो आपके पास अल्कोहल बनता है और उसके लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। दैट इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये माइल्ड है, पार्शल। माइल्ड, मैं पार्शल तो लिख दिया ना, असल में ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड। अब अगली बात करो, अगर मैं दोनों ऑक्सीजन निकाल दूं तो फिर वो तो कंप्लीट रिडक्शन होगी ना। अब ऑक्सीजन दोनों में निकालता हूं और यहां मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं। इसके लिए फिर मुझे पार्शियल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए। दोनों ऑक्सीजन निकलवाने हैं तो वी नीड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दैट इज HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अब क्या होगा, जब आप HI का इस्तेमाल करते हैं ना, ये दोनों ऑक्सीजन निकल गए और ये यहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए और ये आपके पास बना R, इट्स ओके R, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन तो है, 2 और हाइड्रोजन आ गए तो ये बन गया CH3 और दिस वन इज कॉल्ड द अल्कीन। अब इसके आगे ना नीचे रिएक्शंस है, वो रिएक्शन 2 आपने खुद याद करने हैं जो आप, अब ये जो पहला रिएक्शन क्या है, आप यहां पे ना एथानोइक एसिड ले लो ना, CH3COOH। एथानोइक एसिड लेकर आप उसका इसके साथ रिएक्शन करवाओ, आपके पास इथाइल अल्कोहल बनेगा। और फिर आप ना यहां पे एथानोइक एसिड ले लो, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओ। वो रिएक्शन लिखे हुए हैं आप लोगों की बुक्स में, वो रिएक्शन करवाओ, आपके पास इथेन बनेगा, वाटर बनेगा और आयोडीन वो हासिल होगी। ये 2 रिएक्शन जो है ना वो आपको आने चाहिए। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, इसमें आप देखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे का पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हमने कवर किया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट्स दीजिएगा कौन कौन सी चीज हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी मैं एक और भी बात करता हूं, डेली आपसे कहता हूं कि इल्म फैलाने के, इल्म की रोशनी फैलाने के सफर में आप मेरे हमनवा बने, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथी हैं। हम केमिस्ट्री को, हम इल्म को घर घर हर दहलीज तक पहुंचाएंगे, आसान करके, ताकि लोगों की इंटरेस्ट बढ़े, लोग सीखें हमसे, हम सिखाएं लोगों को। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।